हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू एसपी सर क्लासेस। डियर फ्रेंड, बात करेंगे सीटेट 20 अगस्त 2023 को टारगेट करते हुए सीडीपी के आज सुपर 50 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्लास आपकी बाइलिंगुअल रहेगी और ये वो 50 क्वेश्चंस चुनिंदा प्रश्न हैं जो आपके 2023 का जो ऑनलाइन एग्जाम चल रहा था सीटेट का, उससे उठाए गए प्रश्न हैं। ये ऐसे 50 प्रश्न रहेंगे जो आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को ठीक से समझ लेते हैं तो यहां से आपको कई क्वेश्चंस एग्जाम में एज इट इज देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अब तो समय बहुत कम बचा है आपके पास। जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तो उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। एंड उससे पहले आपसे कहना चाहेंगे, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा कारक है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कक्षा में अधिगम प्रक्रिया, जो एक लर्निंग प्रोसेस होता है, उसमें बाधक बनता है, उसमें ऑब्स्टेकल उत्पन्न करता है, बाधाएं उत्पन्न करता है लर्निंग प्रोसेस में। कहाँ की बात हो रही है? क्लास में। बैठने की अनम्य योजना, एक रिजिड सिटिंग प्लान। रिजिड सिटिंग प्लान क्या होता है? जो कठोर सिटिंग प्लान होता है, जो इनफ्लेक्सिबल होता है। देखिए, फ्लेक्सिबल वो चीज होती है जो लचीली होती है, यानी कि जिसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, कुछ संशोधन कर सकते हैं, कुछ घटा बढ़ा सकते हैं। लेकिन इनफ्लेक्सिबल, रिजिड वो होता है जिसमें हम कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते। जो एक बार तय हो गया वो तय हो गया, दैट इज कॉल्ड रिजिड, उसे हम रिजिड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिजिड जो सिटिंग प्लान है, क्या ये कक्षा में अधिगम प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करेगा? लग तो रहा है कि बाधा उत्पन्न करेगा। जानकारी प्रस्तुति के विभिन्न तरीके, नहीं, ये बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। ये तो प्लस पॉइंट है। जानकारी, अगर आप बच्चे के सामने कोई भी इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसके मल्टीपल वेज तरीके से उसको बच्चों तक पहुंचा रहे हैं, दैट इज वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी चीज है। विविधता के प्रति सम्मान, हमारे क्लास में अलग अलग जाति, धर्म, समूह, भाषा बोलने वाले बच्चे आते हैं। हमें सबके प्रति सम्मान भाव रखना है, एक प्रति समान, सबके प्रति समान भाव रखना है। ठीक है, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी होना चाहिए। संसाधन संपन्न वातावरण, बिल्कुल ऐसा वातावरण, ऐसा एटमॉस्फेयर क्लास में होना चाहिए जिसमें जिस प्रकार के संसाधन की आवश्यकता हो बच्चों को, वो उपलब्ध होना चाहिए। ये तो लर्निंग में तीनों ही ऑप्शन आपके बहुत हेल्पफुल है। लेकिन जो बैठने का एक कठोर तरीका है कि फिक्स कर दिया गया कि तुम्हारी सीट नंबर ये है, तुम्हारा सीट नंबर ये है, तुम्हारा ये है ना, और जो है कोई किसी की सीट नहीं बदल सकता, ये एक कठोर क्या हो गया? सिटिंग प्लान हो गया। तो ये बैठने में क्या करेगा? बाधा उत्पन्न करेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें जो ए है वह आपका राइट हो जाएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या कहलाता है? यानी कि जो प्रिंसिपल ऑफ सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट है वो क्या कहता है? विकास दर सभी संस्कृतियों में एक समान होता है। क्या ये शीर्षगामी सिद्धांत ये कहता है कि विकास की जो दर है वो सभी संस्कृतियों में एक समान होती है? नहीं, ये ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि विकास जो है वह आपको, विकास की जो दर है वो सभी संस्कृतियों में भिन्न भिन्न होती है। ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए पॉइंट को। ठीक है, एक समान नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि विकास की दर सभी संस्कृतियों में एक समान है। विकास की दर सभी संस्कृतियों में क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, इसीलिए ये ऑप्शन यहाँ पे कट जाता है। विकास अनिरंतर होता है? जी नहीं, बिल्कुल गलत बात है। विकास एक निरंतर चलने वाली सतत प्रक्रिया है। विकास सिर से पैर की तरफ बढ़ता है? जी हाँ दोस्तों, सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट यही बताता है कि जो विकास है वो सिर से पैर की तरफ बढ़ता है, यानी कि विकास ऊपर से नीचे की तरफ आता है। ठीक है, इसमें पहले बच्चे का सिर डेवलप होता है, फिर धड़ डेवलप होता है, हाथ डेवलप होते हैं, फिर लास्ट में जाकर के बच्चे के पैर डेवलप होते हैं। विकास केंद्र से बाहर की तरफ बढ़ता है, ये किस सिद्धांत की बात कर रहा है? यहाँ पे आपका जो समीपस्थ दूरस्थ विकास का सिद्धांत है ये उसको इंडिकेट कर रहा है।
ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका जो सी है वह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सकल मोटर कौशल का एक उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल? ग्रॉस मोटर स्किल का एग्जाम्पल क्या है? पहले तो ये समझिए कि सकल गतिक कौशल, सकल मोटर कौशल होता क्या है। जो हमारा ग्रॉस मोटर स्किल है इसमें क्या होता है कि बच्चा या हम बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं, जैसे चलना, दौड़ना या कुछ फेंकना, है ना, फुटबॉल को लात किक मारना, ये इसमें हम जो बड़ी मांसपेशियां हैं उनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जहां भी आप बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? ग्रॉस मोटर स्किल कहते हैं, सकल मोटर कौशल या फिर सकल गतिक कौशल कहा जाता है। तो यहाँ पे तो ऑप्शन आपका ए राइट हो गया। लेकिन सुई में धागा पिरोना ये किस कौशल का उदाहरण है? यह सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। लिखने के लिए पेंसिल को पकड़ने के लिए हम छोटी मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं, ये आपका सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो मोटर कौशल का उदाहरण, सकल मोटर कौशल का उदाहरण है वह आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि फुटबॉल को किक मारना हो जाएगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है उसके अनुसार किस स्टेज पर आकर के बच्चा जो है वो जटिल समस्याओं के समाधान में तर्क का इस्तेमाल करने में सक्षम हो जाता है? वेरी सिंपल, सरल एंड साधारण सा क्वेश्चन है, बहुत सरल है। देखिए ये हम कई बार बता चुके हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये जो क्वेश्चन इस समय हम बात कर रहे हैं ये 20 जनवरी 2023 का क्वेश्चन है। इससे पहले जितनी भी क्लासेज हुई हैं प्रीवियस ईयर हम करवा रहे हैं, सभी क्वेश्चन पेपर में इस प्रकार का एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाता है। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे के अंदर जो जटिल समस्याओं को समाधान करने की क्षमता जो है वह आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में जब बच्चा पहुंचता है तो उसके अंदर तर्क वितर्क करने की क्षमता, समस्या को समाधान करने की क्षमता आ जाती है। आपको पता है जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। पहली उन्होंने सेंसरी मोटर स्टेज बताई जो कि 0 से 2 वर्ष की होती है, ठीक है, ये वाली। दूसरी उन्होंने प्री ऑपरेशनल स्टेज बताई जो 2 से 7 वर्ष की होती है, ओके। एंड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, यह आपकी कितनी होती है? 7 से 11 वर्ष तक का बच्चा इस अवस्था में आता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में जो है वह ये आपकी 11 से 15 साल के बच्चे की स्टेज है, यानी कि 11 से 15 साल का जो बच्चा होता है वो लगभग समझदार हो चुका होता है ना। और ये जो अवस्था होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसको अमूर्त चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। बालक की बुद्धि तर्क वितर्क यहाँ पे करने लगती है, उसके अंदर अमूर्त चिंतन आ जाता है। बालक में अपसारी चिंतन यानी कि सृजनात्मक चिंतन का भी विकास यहाँ पे हो जाता है क्योंकि यहाँ बच्चा 11 से 15-16 साल का हो रहा होता है। देन हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन ओवर हियर। क्वेश्चन कहता है बच्चे जब नई जानकारी से सामना करते हैं, मान लीजिए कोई नई इंफॉर्मेशन बच्चे के सामने आई और अब वो नई इंफॉर्मेशन को समझ रहा है, तो वे अपनी मानसिक संरचनाओं, जो उनकी स्कीमा है, ठीक है, जो उनकी मेंटल स्ट्रक्चर है उसका संशोधन कर लेते हैं, उसमें वो कुछ संशोधन कर लेते हैं। जीन पियाजे की शब्दावली में ये जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? ये इमिटेशन है, अकोमोडेशन है, एसिमिलेशन है या फिर ओरलाइजेशन है। डिफरेंट जब बच्चे के सामने कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वो कुछ मानसिक संरचनाओं में अपना संशोधन कर लेता है, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे इसको जो है अकोमोडेशन कहते हैं, इसको समायोजन कहा जाता है, ठीक है। जब बच्चे अपने प्रेजेंट जो उसकी स्कीम्स हैं, जो स्कीमास हैं, उनमें परिवर्तन करके अपने नए अनुभव जो उसके होते हैं उनके अभिप्राय को वो समझ लेता है, ठीक है, तो इसको समायोजन कहा जाता है। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है लेवाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्तिगत वाक क्या है? जो प्राइवेट स्पीच होती है वो क्या है? प्राइवेट स्पीच जैसा कि हमने आपको बताया भी है कि जैसे कभी कभी हम लोग अपने आप से बात करते हैं, बच्चे
अकेले बैठे हो तो अपने आप से बात कर रहे होते हैं, है ना, वो प्राइवेट स्पीच कहलाती है। तो लेव वाइगोत्स्की इसको पॉजिटिव वे में देखते हैं और जो जीन पियाजे हैं वो उसको निगेटिव वे में देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बात की जा रही है, बच्चे की ये प्राइवेट स्पीच होती है, ये बच्चे को अपनी सोच जो है वो रेगुलेट करने में हेल्प करता है, यानी कि उसको आगे विनियमित करने में मदद करता है, रेगुलेट करने में हेल्प करता है, या बच्चे की सोच में रुकावट पैदा करता है, बच्चे की आत्म केंद्रिता को दर्शाता है, या फिर बच्चे को चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाने पर ये घटता जाता है। तो अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की जो बच्चे की प्राइवेट स्पीच है ये बच्चे को अपनी सोच को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वह राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रगतिशील शिक्षा सुझाती है कि जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वो सजेस्ट करती है कि डैश शैक्षिक नियोजन का केंद्र होना चाहिए। परीक्षाएं शैक्षिक नियोजन का केंद्र होना चाहिए, अध्यापक होना चाहिए, माता पिता होना चाहिए, या फिर विद्यार्थी शैक्षिक नियोजन का केंद्र होना चाहिए। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन ये सजेस्ट करती है कि जो विद्यार्थी है वह शैक्षिक नियोजन का केंद्र होना चाहिए। आपको बताते चलें प्रगतिशील शिक्षा जो है इसके जनक जॉन डीवी है। प्रगतिशील शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसमें रटने के बजाय करके सीखने पर बल दिया जाता है और औपचारिक शिक्षा के बजाय व्यवहारिक ज्ञान को प्राप्त करने के अवसर भी इसमें उपलब्ध कराए जाते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका जो डी है वह राइट हो जाएगा। हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक अच्छा कवि और लेखक होने के लिए एक व्यक्ति में किस प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए। हावर्ड गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि बताई है? हावर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है। ओके, तो जो एक अच्छा कवि होता है, एक अच्छा लेखक होता है, उसके पास भाषाई बुद्धि, कौन सी? उसके पास भाषाई बुद्धि होनी चाहिए। क्वेश्चन कहता है आपकी कक्षा में जब भी कोई लड़का रोता है तो दूसरे विद्यार्थी उसे ये कहकर चिढ़ाते हैं कि लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, लड़के रोते नहीं हैं क्या, या लड़कियों की तरह रो रहे हो। उनका ये कथन क्या दर्शा रहा है? जेंडर इक्विटी को इंडिकेट करता है, जेंडर इक्वलिटी को, या फिर जेंडर कॉन्स्टेंसी को, या फिर जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ावा दे रहा है। डियर फ्रेंड, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, लड़के रोते नहीं है, लड़के कठोर होते हैं, है ना, साहसी होते हैं, लड़कियां तो कोमल होती हैं। ये जो स्टेटमेंट है ये आपका लैंगिक रूढ़िवादिता यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइप को इंडिकेट कर रहा है। शिक्षक द्वारा पूछे गए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों में रचनात्मक और समस्या समाधान दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है? आपका नाम क्या है? क्या अगर हम बच्चे से ये पूछ लेंगे कि आपका नाम क्या है, इससे बच्चे के अंदर एक रचनात्मकता आ जाएगी, समस्या समाधान को दृष्टिकोण बढ़ेगा, इससे तो सीधा उसका आंसर बता देगा हमारा नाम ये है, बात खत्म, है ना। आप अपने शहर में प्रदूषण कैसे कम कर सकते हैं? आप कहाँ रहते हैं, इसका डायरेक्ट आंसर बता दिया जाएगा बच्चे को। भारत को आज़ादी कब मिली, सीधा आंसर बता देगा 15 अगस्त 1947, है ना। लेकिन जब हम बच्चे से ये पूछेंगे कि आप अपने शहर में प्रदूषण कैसे कम कर सकते हैं, देन बच्चा सोचने पर मजबूर हो जाएगा, है ना, अलग अलग दिशाओं में सोचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे में के अंदर रचनात्मकता बढ़ेगी, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई ना कोई नया तरीका ढूंढेगा कि आखिर हम कैसे ये प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, कैसे अपने शहर में हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं। इससे बच्चे के अंदर रचनात्मकता बढ़ेगी। जहां बच्चा सोचने पर मजबूर हो जाएगा वहां बच्चे के अंदर रचनात्मकता बढ़ेगी। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किससे विद्यार्थी की अक्षरों और शब्दों को पढ़ने, उनकी व्याख्या करने और उन्हें समझने की क्षमता सीधे प्रभावित होती है? देखिए, जब बच्चा अक्षरों को पढ़ नहीं पाता, शब्दों को नहीं पढ़ पाता, अक्षरों को पढ़ लेता है लेकिन गलती कर देता है कि ये बी है कि ये बी है। आज आप बच्चे को बता दो बेटा ये बी है ये डी है, ध्यान रखना कल भूलना नहीं, अगले दिन फिर वो वही गलती करेगा। अगर उसको डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम है देन नेक्स्ट डे वो यही करेगा, बी को डी बताएगा और डी को बी बताएगा। गॉड को जो है डॉग पढ़ सकता है एंड बच्चा डॉग को गॉड पढ़ सकता है। ये बच्चे को प्रॉब्लम होती है जिसको डिसलेक्सिया विकार होता है,
ठीक है, वही डिसलेक्सिया, ऑप्शन इसमें आपका सी राइट हो गया। डिसग्राफिया जो है इससे बच्चे में क्या होता है, लेखन संबंधी समस्या होती है, लिखने से संबंधित। ध्यान रखिएगा, ग्राफ का मतलब होता है ग्राफ बनाना, यानी कि बच्चे को लिखने से संबंधित समस्या है। डिस्कैलकुलिया का मतलब कैलकुलेशन से याद रखिए, गणित से संबंधित समस्या को डिस्कैलकुलिया कहते हैं। क्वेश्चन कहता है दृष्टिबाधित से जूझने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में निम्न में से कौन सा कारक बाधा बन जाता है। जो बच्चा है उसको दिखाई नहीं देता, बस ये वर्ड ध्यान रखिए कि बच्चा देख नहीं सकता है, ठीक है, तो हम उसको किस तरीके से सिखा सकते हैं, इस प्रश्नीय चित्र द्वारा। जी हाँ बिल्कुल, अगर बच्चा देख नहीं सकता है तो कम से कम टच करके, चीज़ों को स्पर्श करके तो समझ पाएगा कि ये क्या है, ये क्या बना है, ये क्या बना है ना, स्पर्श तो कर लेगा, ये उसके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। हस्तलिखित नोट्स, ये तो हेल्पफुल नहीं लग रहा है, बाकी देखते हैं। ऑडियो टेप का व्याख्यान, जी हाँ बिल्कुल, अगर बच्चा देख नहीं सकता है कम से कम उसको सुनने के उचित साधन उपलब्ध कराए जाएं, बात तो ठीक है। ब्रेल यानी कि उभारशील किताबें उसको दी जाएं, उभरी हुई किताबें दी जाएं जिन पर भी वो टच करके फील कर सकता है, स्पर्श करके सीख सकता है, ये भी उसके लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन अगर हम बच्चे को हस्तलिखित नोट यानी कि हैंड रिटेन नोट्स अगर हम दे दें बच्चे को, तो वो उसके किसी काम के नहीं, क्योंकि उसको दिख नहीं सकता, जब तक वो देख नहीं सकता तब तक वो पढ़ नहीं सकता, देन ये उसके किसी काम के नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज विद्यार्थियों में समस्या समाधान कौशलों के विकास के लिए निम्न में से किसे बढ़ावा देना इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि आप बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं कि बच्चे के अंदर समस्या को समाधान करने की स्किल्स डेवलप हो जाएं, देन आप क्या करेंगे, उसको जो है फंक्शनल फिक्सनेस देंगे यानी कि प्रकार्यात्मक स्थिरता देंगे, या फिर कन्वर्जेंट थिंकिंग को जो है बढ़ावा देना इंपॉर्टेंट रहेगा, या डाइवर्जेंट थिंकिंग को बढ़ावा देना इंपॉर्टेंट रहेगा, या फिर जो है कि आत्म केंद्रीयता को बढ़ावा देना ठीक रहेगा। जब बच्चे के अंदर हम समस्या समाधान स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए हम बच्चे के अंदर अपसारी चिंतन को यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है कि जब बच्चा किसी भी समस्या को सॉल्व करने के लिए अलग अलग दिशाओं में सोचता है, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 10 तरीके ढूंढने का प्रयास करता है, ये होती है आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग, ये होती है आपकी अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन को हम सृजनात्मक चिंतन भी कहते हैं। इसमें बच्चा अलग अलग दिशाओं में सोचता है, एक प्रॉब्लम के अनेक सॉल्यूशन ढूंढता है। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है, यानी कि आपको आंतरिक अभिप्रेरणा जब मिलेगी तो आप क्या करेंगे। ज्ञान प्राप्ति करने के लिए चर्चा में भाग लेना, क्या ये आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है, या फिर नगद इनाम जीतने के लिए चर्चा में भाग लेना। देखिए, नगद इनाम अगर आप जीतना चाह रहे हैं तो यह आपके अंदर से नहीं निकला कि आप उसमें पार्टिसिपेट करें, बल्कि यह आपकी बाहरी लालच है कि हम नगद इनाम जीतेंगे, उसके लिए आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यह आपकी अंदर की आवाज़ नहीं है, ये बाहर की है, यानी कि सिर्फ आप नगद इनाम जीतना चाह रहे हैं, तो ये आपका आंतरिक नहीं बाहरी हो गया, इसलिए ये ऑप्शन कट गया। सहपाठियों को प्रभावित करने के लिए चर्चा में भाग लेना, यानी कि आपके जो दोस्त हैं, मित्र हैं, उनको सिर्फ प्रभावित करने के लिए कि वो आपकी तरफ क्या हो जाएं, आपसे इंप्रेस हो जाएं, है ना, उसके लिए आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हीरो, क्लास के हीरो बनना चाहते हैं, है ना, उनको दिखाना चाहते हैं कि हम भी कुछ हैं। ये तो आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है, ये तो दूसरों के लिए कर रहे हैं। ये भी आपका ऑप्शन कट गया क्योंकि ये बाहरी है। दंड से बचने के लिए चर्चा में अगर आप भाग लेते हैं, देन इट इज आल्सो बाहरी है। ये भी क्या है, ये भी बाहरी अभिप्रेरणा है। आंतरिक वो होती है कि आप किसी दोस्त के लिए नहीं, नगद इनाम के लिए नहीं, दंड से बचने के लिए नहीं, बल्कि खुद ज्ञान प्राप्त करने के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं चर्चा में, ठीक है। देन ऑप्शन ए इज द राइट वन। यह आपका जो है इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो जाएगा, आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण हो जाएगा। क्वेश्चन इज विद्यार्थियों में निम्न में से किस कौशल को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। मेटाकॉग्निशन को यानी कि अभिसंज्ञान को बढ़ावा नहीं देना चाहिए,
चिंतन को नहीं बढ़ावा देना चाहिए, क्रिएटिविटी को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, या फिर सबॉर्डिनेशन ओरिएंटेड को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। देखिए सबॉर्डिनेशन ओरिएंटेड होता क्या है? अधीनता उन्मुखी उसको कहते हैं जिसमें विद्यार्थी बिना सोचे समझे किसी कार्य को कर डालता है। ये नहीं सोचता समझता कि उसका रिजल्ट क्या होगा, यानी कि इस काम को मैं क्यों कर रहा हूं, इसका परिणाम क्या होगा। ये चीज जो है इसमें बच्चा अधीनता उन्मुखी में यही करता है कि बिना सोचे समझे किसी काम को कर डालता है, बिना उसके रिजल्ट के कि मतलब आखिर इसका परिणाम होगा क्या, ठीक है, क्यों कर रहा हूं, इसके पीछे उद्देश्य क्या है। ये इसके लिए हमें बच्चे को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। बच्चे को बढ़ावा हम उसके चिंतन के लिए, उसको सृजनात्मकता के लिए, मेटाकॉग्निशन के लिए, इन सब चीजों के लिए हम बच्चे को बढ़ावा दें, है ना। इन कौशल, इन स्किल्स को डेवलप करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए, ना कि आपके सबऑर्डिनेशन ओरिएंटेड के लिए। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका 19 जनवरी 2023 में भी पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन आपसे एक क्वेश्चन समाजीकरण पे जरूर मिलेगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कहता है कि डैश समाजीकरण का एक प्राथमिक संस्था है, जबकि डैश समाजीकरण की एक द्वितीयक संस्था है। देखिए आपको ये पता होना चाहिए समाजीकरण की प्राथमिक संस्था कौन है। समाजीकरण की प्राथमिक संस्था में आपका परिवार आता है, आपका आस पड़ोस आ जाता है, ठीक है। वहीं पे समाजीकरण की जो द्वितीयक संस्था है वह विद्यालय आपका जो है समाजीकरण की द्वितीयक अवस्था है, सेकेंडरी स्टेज है। देन आपका जो ऑप्शन इसमें डी है वही राइट हो जाता है कि इसमें आपका जो परिवार है यह समाजीकरण की एक प्राथमिक संस्था है, जबकि विद्यालय प्राथमिक समाजीकरण की एक द्वितीयक संस्था है। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निकटस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की चर्चा किस सिद्धांत में की गई है। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में, या फिर जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में, एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत में, या फिर सिगमंड फ्राइड के मनोलैंगिक सिद्धांत में। देखिए निकटस्थ विकास के क्षेत्र की चर्चा लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में की गई है। वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों को क्या करते हैं, आधार मानते हैं। किनको? सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों को। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग बालक समाज और संस्कृति में रह करके उनका अनुकरण करके, नकल करके सीखता है। जहां भी क्वेश्चन में आपको समाज और संस्कृति मिल जाए समझना कि लेव वाइगोत्स्की भी यहीं कहीं है। वाइगोत्स्की बालक के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रिया, यानी कि वाइगोत्स्की कहते हैं कि बालक समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है, ठीक है। इनका पूरा जोर यहाँ पे समाज और संस्कृति पे है। कहते हैं कि बालक समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है, भाषा के माध्यम से सीखता है, संस्कृति के माध्यम से सीखता है, ठीक है। वाइगोत्स्की ने अपने इस सिद्धांत में जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हो गया, स्कैफोल्डिंग हो गया, इन सब चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंट जगह दी है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका जो ए है वह राइट हो जाता है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा क्या है? बच्चों के भावनात्मक विकास की एक क्या है, घोतक है, या फिर बच्चों के क्रियाकलापों और सोच में बाधा पैदा करती है भाषा, या फिर बच्चों की सोच को बढ़ावा देने में मदद करती है भाषा, या फिर भाषा का बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर कोई प्रभाव नहीं होता। डियर फ्रेंड आपको बताते चलें, अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि जो लेव वाइगोत्स्की हैं ये अपने सिद्धांत में भाषा को इम्पोर्टेंट स्थान देते हैं, महत्वपूर्ण मानते हैं। ये कहते हैं कि जो भाषा है वो बच्चों की सोच को बढ़ावा देने में मदद करती है, समाज हेल्प करता है, संस्कृति हेल्प करती है, बच्चा समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है, और बच्चे के सीखने में भाषा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी राइट हो गया। अगला क्वेश्चन आपका 19 जनवरी 2023 को पूछा गया प्रश्न है, अक्सर गुलाबी रंग को लड़कियों से और नीले रंग को लड़कों से जोड़ा जाता है कि जो गुलाबी रंग है वो लड़कियों का फेवरेट होता है, नीला रंग लड़कों का फेवरेट होता है। निम्न में से किसे दर्शा रहा है? जेंडर डाइवर्सिटी को, जेंडर पॉजिटिविटी को, या फिर जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को, या फिर जेंडर इक्वलिटी? क्वेश्चन बार बार आता है। तो यहाँ पे जो है कि गुलाबी रंग लड़कियों का है, नीला रंग लड़कों का है,
ठीक है, यानी कि गुलाबी रंग के कपड़े लड़कियां पसंद करती हैं, नीले रंग के कपड़े लड़के पसंद करते हैं। तो ये सब चीज़ें जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को बढ़ावा देती हैं। किसको? जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा देती हैं। ठीक है, जेंडर रूढ़िवादिता एक आपकी क्या है? सामाजिक संरचना है जिसको समाज निर्धारित करता है। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। अगला क्वेश्चन कहता है विद्यार्थियों की स्वयं के अधिगम पर विमर्श चिंतन, यानी कि विद्यार्थियों की स्वयं के अधिगम पर विमर्श चिंतन करने की योग्यता को क्या कहा जाएगा? स्टूडेंट्स एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन लर्निंग, जो उनकी खुद की लर्निंग है, जो उन्होंने खुद सीखा है, उस पर विचार विमर्श करना, उस पर सोचना क्या कहा जाएगा? ध्यान देना, या फिर मेमोराइजेशन, या फिर मेटाकॉग्निशन, या फिर आपका फॉरगेटिंग कहा जाएगा। डियर फ्रेंड, जो हमारा जब बालक अपने ही ज्ञान पर, अपने ही लर्निंग पर सोच विचार करता है तो इसे मेटाकॉग्निशन, इसे अधिसंज्ञान की संज्ञा दी जाती है। मेटाकॉग्निशन का मतलब, अधिसंज्ञान का मतलब होता है संज्ञान के बारे में ज्ञान। क्या? संज्ञान के बारे में ज्ञान को अधिसंज्ञान कहते हैं, यानी सोच के बारे में सोच। सीधा ध्यान रखिए, सोच के बारे में भी सोच हो उसे मेटाकॉग्निशन कहते हैं। इस शब्द का जो विकास है वो आपके जॉन एच फ्लेवेल ने किया था। किसने? जॉन एच फ्लेवेल ने किया था। मेटाकॉग्निशन जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है अनुभूति से ऊपर। ओके, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो सी था वह राइट हो गया। क्वेश्चन कहता है अधिगम की प्रक्रिया में त्रुटियों के बारे में क्या सही है? इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एरर्स, यानी कि सीखने की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें जो बच्चा गलती करता है उसके बारे में क्या सही है? यानी कि बच्चे की जो गलतियां होती हैं, गलतियों का कोई रोल नहीं होता सीखने में, या फिर त्रुटियां अर्थपूर्ण होती हैं और उन पर चर्चा होनी चाहिए। अध्यापक द्वारा त्रुटियों पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। त्रुटियों को नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा संबोधित किया जाना चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि इसमें ऑप्शन आपका क्या सही है। तो अधिगम की त्रुटियों के बारे में क्या सही है? सही आपका ये है कि जो गलतियां होती हैं वो मीनिंगफुल होती हैं, उनका भी अपना कोई अर्थ होता है और उन पर चर्चा होनी चाहिए, उन पर डिस्कशन होना चाहिए। ये समझना चाहिए कि आखिर बच्चा गलती क्यों कर रहा है, किस कारण कर रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट इसके समझ में नहीं आया, कहाँ पे ये गलती कर रहा है, जिसके माध्यम से ये त्रुटियां देखने को मिल रही हैं। देन जो गलतियां हैं हमारी वो मीनिंगफुल होती हैं, अर्थपूर्ण होती हैं और उन पर चर्चा होनी चाहिए। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संवेग, विच ऑफ द फॉलोइंग इमोशन विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित कर सकता है? कौन मोटिवेट कर सकता है? बोरियत, या फिर ऊंचा डर आपको मोटिवेट करेगा, उम्मीद आपको मोटिवेट करेगी, या फिर गुस्सा आपको मोटिवेट करेगा? डिफरेंट मोटिवेट कौन करता है हमको? जब हम लाइफ में कभी भी हार जाते हैं तो हमारे अंदर कहीं एक आशा की किरण जाग उठती है और हम फिर से अपने काम में उसी जोश के साथ लग जाते हैं। तो कौन हमें मोटिवेट किया वहाँ पे? हमारी आशा, हमारी होप, हमारी उम्मीद ने हमको फिर से मोटिवेट किया और हम अपने काम में फिर से लग गए। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी जो है वो राइट हो जाएगा। उम्मीद बच्चे को मोटिवेट करती है, यानी अधिगम के प्रति अभिप्रेरित कर सकती है। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। क्वेश्चन कहता है अधिगम अधिक प्रभावशाली होगा यदि पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, आपकी जो लर्निंग है वो और ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है अगर उसको पढ़ाया जाए। विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से संबंधित नहीं होना चाहिए। जब जो भी हमारा टॉपिक बच्चे के समाज संस्कृति से रिलेट नहीं करेगा वो कभी भी इफेक्टिव नहीं हो सकता, बच्चा उसको अपने जीवन से जोड़ नहीं सकता, तो वह उसके लिए उचित नहीं है। बहुत ही अमूर्त और जटिल नहीं भाई, जटिल और अमूर्त चीज़ें कैसे इफेक्टिव हो सकती हैं? संबंधित पृथक खंडों में प्रस्तुत की जाती है? नहीं, जो चीज़ आपकी अलग अलग खंडों में बच्चे तक पहुंचाई जाएगी वह भी बच्चे के लिए इफेक्टिव नहीं होगी और बच्चा उसको अपने दिमाग में लॉन्ग टाइम तक स्टेबल नहीं कर सकता। वो चीज़ हेल्पफुल होती है जो खंडों को जोड़ करके पढ़ाई जाती है, जो इंटीग्रेट करके पढ़ाई जाती है। इसलिए ये भी ऑप्शन आपका कट जाता है। बहुविध विधियों के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है। जब आप किसी कंटेंट को अलग अलग विधियों से मल्टीपल वेज में बच्चे तक पहुंचाते हैं तो वह बच्चा
आसानी से सीख जाता है, आपकी लर्निंग और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। क्वेश्चन इज बाल्यावस्था का जो शुरुआती दौर होता है वह भावनात्मक विकास के लिए एक डैश काल होता है। संवेदनशील, सुस्त या धीमा काल, या पैसिव होता है, या फिर डिस्टर्बिंग होता है, परेशानीदायक होता है। तो बाल्यावस्था का जो शुरुआती दौर होता है वह आपका भावनात्मक विकास के लिए एक सेंसिटिव पीरियड होता है, एक संवेदनशील काल होता है। कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए, विकास क्या है? बच्चे अलग अलग दर गति पर विकसित होते हैं, या फिर जो विकास है वह क्रमिक रूप से होता है, विकास अपेक्षाकृत रूप से व्यवस्थित होता है, या फिर विकास हमेशा अनिरंतर होता है। कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन गलत है? तो डियर फ्रेंड, यही ऑप्शन हमारा गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वह आपका गलत है, क्योंकि विकास निरंतर गति से होता रहता है, अनिरंतर नहीं होता, इसीलिए यह ऑप्शन आपका सही नहीं है। ठीक है, बच्चे अलग अलग दर, अलग अलग गति पर विकसित होते हैं। दो समान उम्र के बच्चों में भी डेवलपमेंट में भिन्नता पाई जाती है। विकास क्रमिक रूप से होता है, विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित होता है, एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, इसकी कोई सीमा नहीं होती। विकास एकीकृत और बहुआयामी होता है, ये सभी विशेषताएं होती हैं विकास की। अनिरंतर तो कभी नहीं होता। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा था कि कौन सा ऑप्शन इसमें आपका सही नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा केवल वंशानुगत कारकों से निर्धारित होता है? आंखों का रंग, समझ का स्तर, रुचि, या फिर भावनात्मक परिपक्वता। केवल ओनली वंशानुगत कारकों से निर्धारित होता है। तो यहाँ पे जो कलर ऑफ आईज है, जो आंखों का रंग है, वह आपका वंशानुगत कारकों से निर्धारित होता है। बाकी चाहे आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो, इंटरेस्ट हो, इमोशनल मैच्योरिटी हो, ये सभी चीज़ें, इन पर जो है आपका आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जो ए था वह राइट हो जाता। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज जेंडर एक डैश संप्रत्यय है, जबकि लिंग डैश एक। जेंडर क्या है और सेक्स क्या है? देखिए, जेंडर जो है वह आपकी सामाजिक संरचना है, जिसको समाज ने निर्धारित किया है। लड़के और लड़कियों में भेद है ना, लड़के बाहर का काम करेंगे, लड़कियां चूल्हा बर्तन करेंगी, है ना। तो ये सब चीज़ें किसने निर्धारित की हैं? ये समाज ने निर्धारित की हैं, इसीलिए जेंडर आपका सोशल हो गया। लिंग जो है यह आपका जैविक है। लिंग क्या है? आपका जैविक है, जबकि जेंडर जो है आपका सामाजिक है। और जो सेक्स है वो आपका क्या है? वह बायोलॉजिकल है। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सरल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका ये 19 जनवरी 2023 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन कहता है, एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को किस लिए अभिप्रेरित करना चाहिए? पढ़ाई गई विषय वस्तु को समझने और अर्थ ग्रहण करने के लिए, या फिर दी गई जानकारी को ज्यों का त्यों रटकर, जहां भी रटकर लिखा हो ऑप्शन को तुरंत काट देना, वो ऑप्शन आपका सही नहीं हो सकता। रटने पर कभी भी जोर हम नहीं देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नहीं, पहले इसी को कंप्लीट करेंगे। रटने पर जोर नहीं दिया जाता है। श्यामपट्ट से विषय वस्तु की निष्क्रिय भाव से नकल उतारने हैं, तो यानी कि आपने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया, बच्चों से कह दिया उतार लो, बात खत्म। ठीक है, नहीं, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। एक अटल तरीके से ही समस्याओं के हल ढूंढने हैं, ये भी ऑप्शन। एक आपने इसको फिक्स्ड मेथड दे दिया। क्या दे दिया? एक फिक्स मेथड दे दिया कि बस यही मेथड अपनाना है और इसी के माध्यम से आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है, ये भी गलत है, क्योंकि हम बच्चों को फिक्स मेथड नहीं देंगे। हम बच्चे को कहेंगे कि आप अलग अलग विधियां, अलग अलग तरीके अपनाओ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन कट जाते हैं। एक चीज बचती है कि एक अध्यापिका के द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाई गई जो भी विषय वस्तु है उसके मीनिंग को समझने के लिए और उसके अर्थ को ग्रहण करने के लिए अभिप्रेरित करना चाहिए, बच्चे को इनकरेज करना चाहिए। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में मदद करता है?
देखिए, जो एक स्टैंडर्डाइज्ड कैरिकुलम होता है वह हेल्प करता है, या परीक्षा केंद्रित उपागम, या फिर इनफ्लेक्सिबल टाइम टेबल। देखिए, जो चीज़ इनफ्लेक्सिबल है, जो लचीली नहीं है, जिसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, वो चीज़ पॉजिटिव नहीं है आपके सीटेट एग्जाम के लिए, ठीक है। वो ऑप्शन आपका 99% कट जाएगा, ओके। या फिर लर्नेड सेंटर्ड पेडागोजी, जहां चीज बच्चे के हित में होगी। अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षा शास्त्र जो है यह प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में मदद करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें आपका डी राइट हो जाता है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों से संबंधित किस विषय की जांच की थी? तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों से संबंधित जो है वह उन्होंने नैतिक तर्क का विकास विषय की जांच की थी। किसकी? डेवलपमेंट ऑफ मोरल रीजनिंग जो विषय है इसकी जांच उन्होंने की थी। एंड उन्होंने अपने सिद्धांत में नैतिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन किया है, जिसे तीन लेवल और 6 स्टेजेस में उन्होंने बांट दिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन ओवर हियर। अगला क्वेश्चन कहता है भाषा और विचार क्या है? भाषा और विचार कई महत्वपूर्ण रूपों से अंतःक्रिया करते हैं, या फिर एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, किसी व्यक्ति के विकास को प्रभावित नहीं करते, या फिर भाषा और विचार जो हैं वह एक स्थिर और एक रूप तरीके से ही अंतःक्रिया करते हैं। लैंग्वेज एंड थॉट जो हैं वह कई महत्वपूर्ण रूपों से अंतःक्रिया करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। भाषा के द्वारा हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका जो ए था वह राइट हो जाता है। एंड हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। लगभग किस उम्र के आसपास प्रायः बच्चों में जेंडर भूमिका की प्रारंभिक समझ आ जाती है कि हम लड़के हैं वो लड़की है ना। इस तरीके के यानी कि बच्चों में जो जेंडर भूमिका है उसकी समझ कितने वर्ष में आ जाती है? लगभग 4 वर्ष में बच्चा प्रॉपर समझने लगता है, हम लड़के हैं ये लड़कियां हैं, है ना। ये भूमिकाएं वो अपनी जो है निभाने लगते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापक को ऐसा कक्षा वातावरण पैदा करना चाहिए जो क्या हो? विविधता के प्रतिग्रहण को पोषित करें, या रूढ़िवादों और नामीकरणों को बढ़ावा दें, योग्यता के बारे में सत्य धारणा को पोषित करें, या फिर विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा दें। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापक को ऐसा कक्षा वातावरण प्रदान करना चाहिए जो विविधता के प्रतिग्रहण को पोषित करे, यानी कि नर्चर्स एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी। जो विविधता होती है जिसमें बच्चे अलग अलग जो है कि जाति धर्म समूह समुदाय से तो आते ही हैं, अलग अलग बुद्धि के भी होते हैं, है ना। तो उस तरीके के जो बच्चे होते हैं, हो सकता है कोई मानसिक रूप से किसी को कोई प्रॉब्लम है, शारीरिक रूप से प्रॉब्लम है, कोई बच्चा प्रतिभाशाली, उन सभी को ये जो विविधता आपके क्लास में है ना, आप इसको सम्मान दीजिए, आप इसको एक्सेप्ट करके पढ़ाइए। दैट इज द राइट वे। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। एंड हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा सवाल विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाने में हेल्प करेगा? अगर हम बच्चे से ये पूछ लें कि a+b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या है, क्या इससे बच्चे के अंदर जो है क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप हो जाएगी? या फिर भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? हम किस तरह भविष्य में जल संकट को टाल सकते हैं? बाल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अगर हम बच्चे से सूत्र पूछ लेंगे, बच्चा रटा रटाया हमको सुनकर हमको जो है सुना देगा, उससे बच्चे के अंदर आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा नहीं मिलेगा, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा नहीं मिलेगा। अगर हम पूछ लेंगे भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था, तुम्हारा नाम क्या है ना, हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है, इस तरीके का, या हम पूछ लेंगे हमारा देश आज़ाद कब हुआ था, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछेंगे तो ये सिंपल आंसर बच्चा दे देगा, इससे बिल्कुल उसकी क्रिटिकल थिंकिंग में फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हम ये पूछ लेंगे कि हम किस तरह भविष्य में जल संकट को टाल सकते हैं, देन बच्चा सोचने पर मजबूर हो जाएगा, अलग अलग तरीके से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करेगा, एक्सप्लोर करेगा,
देन बच्चे का क्या होगा, जो रचनात्मक क्षमता है, जो रचनात्मक सोच है वो बढ़ेगी। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है पिछड़े वर्गों में आने वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु महत्वपूर्ण है कि उनमें अपनेपन की भावना को बढ़ावा दिया जाए। जो बच्चे पिछड़े वर्ग से आते हैं, पिछड़े वर्ग से जो विद्यार्थी आते हैं, उनको अगर क्या करना है, सफल समावेशन देना है, तो उनमें अपनेपन की भावना को बढ़ाना होगा ताकि वो अपने आप को पिछड़ा ना समझें। उनको, जो बच्चे अलग, जो पिछड़े बालक हैं, उनको हम क्या करें, अपनेपन की भावना उनको दें, उनको अपने समान समझा जाए। अगला क्वेश्चन कहता है गुणज वैफल्य। गुणज वैफल्य आपको याद ना रहेगा, डिस्कैलकुलिया याद रखिएगा। डिस्कैलकुलिया से जूझने वाले विद्यार्थी अक्सर किस क्षेत्र में चुनौती महसूस करते हैं? डिस्कैलकुलिया यानी कि कैलकुलेशन हम करते हैं गणित में, तो जिस बच्चे को गुणज वैफल्य प्रॉब्लम है, डिस्कैलकुलिया है, उसको किस में समस्या हो जाएगी? उसको मैथ में प्रॉब्लम हो जाएगी। ऑप्शन ए इज द राइट वन ओवर हियर। क्वेश्चन आपका ये 17 जनवरी 2023 को पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा प्रावधान दृष्टिबाधिता से जूझने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में बाधक बन जाता है? कौन सा प्रावधान है जो जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता उनमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उनके लिए बाधा उत्पन्न कर देता है? ब्रेल किताबें नहीं, ये बाधा नहीं उत्पन्न करती, ये तो उनके लिए सकारात्मक चीज़ें हैं। बच्चा ब्रेल किताबों से पढ़ सकता है ना। और जो चीज़ें टच करने वाली हैं, बच्चा उनको टच फील करके समझ सकता है। एंड जो हमारा लिपिक की मदद लेना, लिपिक की मदद करके भी बच्चा सीख सकता है। लेकिन अगर हम बच्चे से लिखित एग्ज़ाम कराते हैं, ये जो प्रोविज़न है, ये जो प्रावधान है लिखित एग्ज़ाम का, ये बच्चे को क्या करता है, उसके समावेशन में बाधा उत्पन्न करता है, क्योंकि उसको दिखाई नहीं देता, आप उससे लिखवा रहे हो, तो हाउ कैन ही राइट, तो वो कैसे लिख सकता है, ये उसके लिए क्या होगा, बाधा हो जाएगी। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाता है। हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है रेशमा 3 साल की उम्र से ही स्वतंत्र रूप से पढ़ने लगी। रेशमा 3 साल की उम्र से ही स्वतंत्र रूप से पढ़ने लगी और उसने अपनी पहुंच की हर किताब पढ़ ली। रेशमा किस तरह की विशेषता दिखा रही है? जब बच्चा 3 साल की उम्र से ही अपना स्वतंत्र रूप से पढ़ रहा है, अपनी पहुंच की, अपने कचाट में अगर वो है तो कचाट तक की सारी किताबें उसने अच्छी से पढ़ ली हैं, देन इसका मतलब है कि बच्चा प्रतिभाशाली है, बच्चा गिफ्टेड है ना। प्रतिभाशाली का मतलब ऐसे बच्चों की प्रतिभा से है जो अपनी आयु, अपनी उम्र के बालकों की योग्यता और क्षमताओं से अधिक योग्यता रखते हैं। प्रतिभाशालिता में बच्चों की बुद्धि लब्धि जो है वो हाई होती है। ऐसे बालक जिनकी मानसिक आयु अपने जीवन की, जो उनकी वास्तविक आयु है, उसके अनुपात में औसत से बहुत अधिक हो, उनको गिफ्टेड चाइल्ड कहा जाता है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन कहता है बच्चे सबसे बेहतर डैश के द्वारा सीखते हैं। बच्चे सबसे बेहतर खोजी अधिगम के द्वारा, पुनरावृत्ति अभ्यास के द्वारा, निष्क्रिय नकल के द्वारा या फिर रट्टा मार करके सीखते हैं। तो भैया बच्चे सबसे बेहतर कहाँ सीखते हैं? जहाँ बच्चों को एक्सप्लोर करने का जो है, एक्सप्लोर करते हैं बच्चे, खुद करके सीखते हैं। लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से बच्चा बेहतर सीखता है। चिल्ड्रन लर्न बेस्ट बाय गाइडेड डिस्कवरी। खोजी अधिगम इज द बेस्ट वन ऑप्शन हेयर। क्वेश्चन कहता है अधिगम क्या है? अधिगम पर संवेगों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। क्या जो अधिगम है वो उन पर हमारे संवेगों का प्रभाव, इमोशंस का प्रभाव पड़ता है? यह संवेगों से प्रभावित नहीं होता हमारा अधिगम। जो भी हम लर्निंग कर रहे हैं उस पर हमारे इमोशंस का कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ता भाई? अगर हमारे इमोशंस यानी कि संवेगों का प्रभाव पड़ता है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है वो राइट हो जाएगा, है ना। अधिगम संवेगों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है और अधिगम के दौरान संवेग शिक्षा के प्रति हमारी भावनाओं को भी प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों में बाधक बन जाता है? देखिए कौन सा कारक जो है वो विद्यार्थियों के अधिगम में, लर्निंग में ऑब्स्टेकल बन जाता है, बाधा उत्पन्न करता है। वातावरण से स्वाभाविक सहज पारस्परिक क्रिया, क्या ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है? या फिर स्व अभिप्रेरित अभ्यास, सेल्फ मोटिवेटेड प्रैक्टिस,
अधिगम में बाधा उत्पन्न करती है, या फिर जानने और खोज करने की चाह, कठोर और अनम्य पाठ्यक्रम। इसी तरीके का क्वेश्चन शायद पहला ही क्वेश्चन था हमारा, और हमने बताया था कि जहाँ नहीं वो तो सिटिंग प्लान वाला था, जहाँ भी कठोर शब्द आएगा वह भी ऑप्शन आपका 99% जो है आपका गलत हो जाएगा। रिजिड और जो इनफ्लेक्सिबल कैरिकुलम है एंड जो सिटिंग प्लान होता है, ये बाधाएं उत्पन्न करते हैं बच्चे के लर्निंग में, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। एंड अगला क्वेश्चन कहता है अपनी स्वयं की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं से अवगत होना क्या कहलाता है? स्मृतिकरण, समायोजन, परासंज्ञान, विलंबित नकल। अभी हमने आपको डिटेल में समझाया था कि जब हम अपनी ही सोच पर, अपने ही ज्ञान पर सोच विचार करते हैं तो उसे मेटाकॉग्निशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेटाकॉग्निशन, यानी कि सोच के ऊपर सोच। हम जो सोचते हैं और जो जानते हैं और जो कि स्मृति, ध्यान और समझ जैसी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के सचेतन स्तर को नियंत्रित और विनियमित करने की क्षमता ही आपका परासंज्ञान होती है। ऑप्शन सी इज द राइट वन। ध्यान रखिएगा, जो हमारा ज्ञान है, जब हम उसी पर सोच विचार करते हैं, अपने विचार पर विचार करते हैं, वो आपका मेटाकॉग्निशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन कहता है, देखिएगा, विकास प्रकृति एवं पालन पोषण के डैश का परिणाम है, यानी कि जो बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है उस पर किसका प्रभाव पड़ता है? विसंबंधन का, वियोजन का, अंतःक्रिया का, या फिर स्वतंत्र कार्य का। बच्चे का जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उस पर उसके एटमॉस्फेयर, उसकी प्रकृति एंड उसको किस तरीके के न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं, पालन पोषण उसका कैसा हो रहा है, एटमॉस्फेयर कैसा मिल रहा है, इन सभी की अंतःक्रिया का परिणाम ही डेवलपमेंट होता है। जिस तरीके का आप बालक का पालन पोषण होगा, उसको एटमॉस्फेयर मिलेगा, है ना, उसी तरीके का बच्चे का विकास भी होगा। तो इसमें जो ऑप्शन आपका इंटरैक्शन है सी, वह राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे संतुलन, क्रमबद्धकरण और वर्गीकरण किस चरण में समझ लेते हैं? देखिए, बच्चे के अंदर जो है वस्तुओं को पहचानने, उनको वर्गीकरण करने की कौन सी चीज़ किस वर्ग में आएगी, छोटी चीज़ एक तरफ, बड़ी एक तरफ, चौकोर वाली चीज़ें एक तरफ, गोल चीज़ें एक तरफ, ये जो वर्गीकरण है, ये सब चीज़ें बच्चा कहाँ पे सीखता है? ये सारी चीज़ें बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आकर के सीखता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आकर के सीखता है। और ये जो अवस्था है बच्चे की, वो 7 से 11 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में बच्चे के अंदर पलटावी गुण भी आ जाता है, यानी कि वो पलट करके सोचने की योग्यता बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है। बच्चे को दिन, महीने, दिनांक क्या है, वर्ष कौन सा है, कौन सी डायरेक्शन है, इन सभी चीज़ों का ज्ञान भी बच्चे के अंदर आ जाता है। तो वह ऑप्शन आपका जो सी है वो राइट हो जाएगा। एंड इसके बाद अगला क्वेश्चन फिर जीन पियाजे से रिलेटेड है, शायद नहीं। देखिए, क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। बच्चे अधिक ज्ञान, क्वेश्चन कहता है, बच्चे अधिक समझ व ज्ञान रखने वालों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। अधिगम का ये जो सिद्धांत डैश द्वारा दिए गए डैश सिद्धांत के दृष्टिकोण से सही है। किसके दृष्टिकोण से यह सही है? लेवागोस्की का ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है या फिर जीन पियाजे का? चलिए, बाकी ऑप्शन पढ़ने का मतलब नहीं बनता है। जब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि अधिक समझ और ज्ञान रखने वाले के साथ अंतःक्रिया करके बच्चा अधिक सीखता है, अधिगम का ये जो सिद्धांत है वह आपका लेवागोस्की के द्वारा दिए गए सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का ही दृष्टिकोण है। क्योंकि लेवागोस्की ये कहते हैं कि बच्चा समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है ना, और बच्चा अनुकरण करके सीखता है। तो फिर ये लेवागोस्की का सिद्धांत है जिसका नाम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। आइए अगला क्वेश्चन फिर हमारा लेवागोस्की से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें आपका ये एक ही पेपर में 2-3 क्वेश्चन लेवागोस्की से डाल दिए गए हैं। क्वेश्चन कहता है, लेवागोस्की के संज्ञानात्मक विकास के दृष्टिकोण के अनुसार एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे एक अध्यापक को विद्यार्थियों को उसके अभिष्टतम गुणों को प्राप्त करने में सहयोग करना चाहिए बच्चे, क्योंकि लेवागोस्की ने स्कैफोल्डिंग यानी कि पाड़ या जो ढांचा होता है उसकी बात भी की है, जिसमें इन्होंने ये बताया है कि बच्चा अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो उसको कुछ हिंट दे दीजिए ताकि बच्चा अपने प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर ले, जिसको स्कैफोल्डिंग कहा है, जो कि
कुछ समय के लिए दी गई अस्थायी सहायता होती है। ठीक है, तो विद्यार्थियों को उनके जो भी गुण हैं वो प्राप्त करने के लिए सहयोग देना चाहिए, ऐसा लेवाइगोस्की कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है अधिगम अधिक प्रभावशाली रूप से होता है। अधिगम अधिक प्रभावशाली रूप से होता है अगर कक्षा का वातावरण भय मुक्त हो, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई डर भय ना हो बच्चे के अंदर, तब जो है अधिगम अच्छा होता है। या फिर अध्यापक विद्यार्थियों के अधिगम संबंधित व्यक्तिगत अंतरों को अनदेखा कर दे। देखिए, अगर अनदेखा करेंगे तो बात नहीं बनेगी। अनदेखा करने से कैसे अधिगम प्रभावशाली हो जाएगा? हम कभी भी अनदेखा नहीं करेंगे। ऑप्शन काट दीजिए। पढ़ाई की विषय वस्तु बहुत जटिल और अमूर्त हो। देखिए, जहाँ भी कॉम्प्लेक्स और अब जो है कॉम्प्लेक्स की बात आएगी वो ऑप्शन काट देंगे हम। विद्यार्थियों के मतों को संप्रत्यय की व्याख्या के दौरान ना अपनाया जाए। क्यों ना अपनाया जाए भाई? ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बचता है कि बच्चा अधिक प्रभावशाली रूप से तब सीखता है अगर कक्षा का वातावरण भयमुक्त हो, यानी कि बच्चे के अंदर किसी प्रकार का कोई डर भय ना हो, वह स्वतंत्र रूप से अपना खड़ा होकर के प्रश्न पूछ ले, टीचर से कोई डर ना हो उसको, देन बच्चा अच्छे तरीके से सीख पाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसे विद्यार्थियों में समुन्नत करना चाहिए? बच्चों के अंदर रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा हम कभी ज़िंदगी में नहीं देंगे। बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना चाहिए। फंक्शनल फिक्स्डनेस होनी चाहिए, कार्यात्मक जड़ता होनी चाहिए, या फिर कन्वर्जेंट थिंकिंग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। डियर फ्रेंड, यहाँ पे हम बच्चे के अंदर जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको बढ़ावा देंगे, बच्चे के अंदर रचनात्मक सोच को बढ़ावा देंगे, बच्चे के अंदर सृजनात्मक सोच को बढ़ावा देंगे, समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देंगे, ना कि हम रटने की प्रवृत्ति को डेवलप करेंगे। हम कभी भी बच्चे के अंदर फिक्स्डनेस नहीं लाएंगे, जड़ता नहीं लाएंगे, कठोरता नहीं लाएंगे, कन्वर्जेंट नहीं, हम बच्चे के अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग लाएंगे ताकि बच्चा अलग अलग दिशाओं में सोच सके। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन ओवर हियर। एंड हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, मुझे लगता है इसके बाद एक दो क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बचेगा। एंड क्लास कैसे रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम हेतु आंतरिक अभिप्रेरणा को संचालित करता है? ठीक है, बताइए। पुरस्कार अगर आप पाने के लिए अधिगम कर रहे हैं तो क्या ये आंतरिक है? दंड पाने के लिए रुचि अगर आपकी है, प्रशंसा। देखिए, अगर आप कोई पुरस्कार पाने के लिए अधिगम कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, इसका मतलब वो आपका आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं, वो आपकी बाहरी अभिप्रेरणा हो जाएगी। डर के भय से आप जो है चैप्टर को याद कर रहे हैं, वो तो आप डर के मारे याद कर रहे हैं ना, आपका अपना उसमें कोई योगदान थोड़ी ना है, तो ये आपका बाहरी हो गया। आप सिर्फ प्रशंसा पाने के लिए अगर हम ये चैप्टर याद करके सुना देंगे तो क्लास के बच्चे हमें जो है हमारी वाहवाही हो जाएगी, टीचर भी हमारी पीठ तपा देगा, ठीक है, हमारी प्रशंसा हो जाएगी, बच्चा बहुत अच्छा है। ये इसमें आपका योगदान नहीं, तो बाहरी हो गई। आपका तब योगदान है जब आपकी अंतरात्मा कहे पढ़ने के लिए, आपका अपना इंटरेस्ट हो पढ़ने में, अधिगम में, देन ये आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा होगी। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका राइट हो जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए बाधक बन सकता है? लचीली पाठचर्या, अगर जो फ्लेक्सिबल करिकुलम होता है, क्या ये बाधक बन सकता है? या फिर अधिगम के लिए बहुसंवेदी उपागम, विद्यार्थियों का एक समान योग्यता के आधार पर समूहीकरण, या फिर अध्यापक द्वारा रचनावादी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों का प्रयोग। देखिए, अधिगम के लिए बाधक कौन सी चीज़ बन सकती है? जब हम विद्यार्थियों का एक समान योग्यता के आधार पर समूहीकरण कर देंगे कि ये जो, क्योंकि बच्चों की अलग अलग कैटेगरी होती है, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको अलग कर दिया, जो मध्यम वर्ग के बच्चे हैं उनको अलग कर दिया, जो सबसे फिसड्डी बच्चे हैं उनको अलग कर दिया, हम बच्चों को सबको अलग अलग समूह में बांट दिया, ये अधिगम के लिए बाधक होगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें सी जो है वो आपका राइट हो जाएगा। डियर फ्रेंड, आज के 50 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट होते हैं। क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेहतरीन बहुत बेस्ट कंटेंट के साथ क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।